नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 3 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जामिनेशन है, या वैसे स्टूडेंट जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे का एग्जामिनेशन की बात कीजिएगा तो सबसे पहले एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद जेई टेक्नीशियन और आरपीएफ का एग्जामिनेशन हुआ। उसमें सबसे अच्छा जो पेपर देखने को मिला है वो मैथ का पेपर देखने को मिला है, वो भी आरपीएफ एसआई का। बाकी सारे जितने भी एग्जामिनेशन हुए एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, सब में मैथ का लेवल बेहद ही आसान था। सबसे अच्छा मैथ का क्वेश्चन जो देखने को मिला है वो आरपीएफ एसआई के एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। देखिए, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी के 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई के भी 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट तक अभी तक हमने सॉल्यूशन कराया है। अब बचे हुए भी 6 शिफ्टों का सॉल्यूशन ऑलरेडी करा देंगे। जो इन सारे चीजों का वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आरपीएफ एसआई का हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 क्लासेस देखा है, जिसमें 2 दिसंबर के सारे शिफ्टों का और 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है, और अभी हम लोग 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा आपको पता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर पीडीएफ पहले से ही अपलोडेड है, वहां से आपको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कंपाइल पीडीएफ है जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रखा है। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 492 रुपया है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% का छूट दिया। तो एक बात आपको पता होगा कि एमपी बटे सीपी ये बराबर होता है। देखिए, एमपी है तो एमपी पे क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100+% प्रॉफिट होगा, जस्ट अपोजिट लिखते हैं, बटे 100- डिस्काउंट। ठीक है, एक याद रखिएगा, एमपी है तो एमपी पर डिस्काउंट देते वो नीचे जाएगा, सीपी पे परसेंट प्रॉफिट या लॉस तो वो ऊपर जाएगा। एमपी आपको दे रखा है 492 रुपया। सीपी सीपी आपको क्या करना है, निकालना है। सीपी आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 100+% प्रॉफिट, 22% का लाभ हुआ, तो 100 पर 22% का लाभ मतलब कितने पे बेचे, 122 पे। डिस्काउंट देना 39 का, तो 100 पर 39 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने पे, 61 पे। ये 61 इस 122 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 492 को काटेगा 246 बार में, तो यहां से सीपी निकल के आ गया 246 रुपया। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 7 संख्याओं का औसत 43 है। 7 संख्याओं का औसत 43 है, प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए कितना जोड़ा जाए, कितना गुना घटाया जाए, तो उसमें से उस औसत में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 43 है, 43 में से 7 घटाएंगे तो जो नया औसत बनेगा वो 36 बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, देखिए, प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जा रहा है, तो टोटल 7 संख्या है, तो कितना घट गया होगा, 49 घट गया होगा। तो 49 का अगर औसत निकालेंगे तो 49/7 कितना होता है, 7 ही होता है। तो उस 43 औसत में से अगर हम 7 औसत को घटा देंगे तो 36 ही निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 19 गुना 8 गुना 940 बटे स्क्वायर रूट अंडर 2209। स्क्वायर रूट अंडर 2209 ये किसका स्क्वायर रूट है, तो देखिए 2209 है, यूनिट डिजिट पे 03, मतलब 3 घटा रहे तो 25। ठीक है, तो 47, यानी ये 47 जीरो, ये 47 का है, कितने का स्क्वायर रूट है, 47। ये इज इक्वल टू हो गया y+557। ठीक है, ये 47 इस 940 को काटेगा 2 बार में, 19 गुना 38, 19 गुना 2 38, 38 गुना 8 गुना 10, यहाँ पे गुना करेंगे 88 64 का 4, बाकी 6, 88 24 6 30, जीरो बैठा देंगे, ये किसी के बराबर है, y+557 के बराबर है। अब ये 3040 में से 557 घटा देंगे तो 10 में से 7 गया 3, 13 में से 5 गया 8, 9 में से 5 गया 4,
और यहाँ पे 2 बच गया, यानी जो y निकल के आएगा वो 2483, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल के दौरान है, सेल लगा गया, राघव ने 28 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पे दिया। ये सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा जा रहा है। 28 रुपये एक अंकित मूल्य था, 25% का छूट दिया, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 28 का 1/4 मतलब 7 रुपये का छूट दिया, 7 रुपये का छूट दिया। अब एक 75 रुपये अंकित मूल्य है जिसपे 16% का छूट दिया, तो 75 का 16% कितना होता है? तो देखिए, तो 16 पच्चे 80 का 0, बाकी 8, 16 सत्ती 72, 112, 112 8, 120। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो डबल जीरो तो चला जाएगा, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 12 रुपये का। तो 75 का 16%, 75 का 16% 12 रुपया। एक पर 7 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, एक पर 12 रुपया डिस्काउंट दिया, टोटल कितना दिया? तो 12 + 7 19 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछता कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो फिर क्या करते? टोटल सम से डिवाइड करते। देखिए, घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। ये भुजा क्यूब का ही वैल्यू यहाँ 4096, भुजा क्यूब का वैल्यू 4096। तो यहाँ से भुजा कितना निकल के आएगा? तो भुजा निकल के आएगा क्यूब रूट ऑफ 4096, 4096। अब देखिए, ये 4096 का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए इसका यूनिट डिजिट पे 6 है, तो ये यूनिट डिजिट पे 6 है मतलब 6 का ही क्यूब बना होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो ये 4 किसके क्यूब के आसपास है? तो 1, यानी इसका भुजा निकल के आ जाएगा 16। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुना 16 का स्क्वायर होता है 256, क्योंकि यहाँ भुजा 16 है और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब यूनिट डिजिट का खेला करते हैं, तो 6 गुना 6 कितना होता है? 36। यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप गुना कर सकते, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है और वह आधी दूरी 72 की स्पीड के चाल से और शेष दूरी 56 की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में कुल दूरी ज्ञात कीजिए। संपूर्ण यात्रा में तो मान लेते हैं कि उसका टोटल दूरी है 2x। अब वो जो x किलोमीटर है ना, वो 72 की स्पीड से जाता है, तो समय कितना लगा? x/72। अब बचा हुआ आधा दूरी को 56 की स्पीड से गया, तो भी कितना समय लगा? x/56, और टोटल समय लग रहा 16 घंटा। अब देखिए 24 दिया, 72, 56, दोनों में क्या कॉमन है? 28 तो होगा नहीं, 24 नहीं, 8, 8 सती 56, 8, दोनों में 8 कॉमन है। ये 72 में भी 8 है और 56 में भी 8 है, तो x/8 कॉमन ले लेते, तो 8 नमा 72 और 8 सती 56। तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा 1/9 + 1/100, 1/7। एलसीएम यहाँ पर x/8, 1/9 + 1/7 का एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 9 सती 63 हो गया, ऊपर हो गया 9 7 16, ये बराबर हो गया 16। ठीक है, तो 16 से 16 क्या हो गया? कट गया, तो x बराबर 83 गुना 8, 83 गुना 8। आपको x का वैल्यू नहीं चाहिए, 2x का वैल्यू चाहिए, तो 2x का वैल्यू निकालने के लिए x का इतना निकल के आ रहा है, तो 2x का निकालने के लिए इसमें कितने से गुना करेंगे? 2 से। अब यूनिट डिजिट पे बात करते हैं, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 मतलब यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 8। एक ही ऑप्शन मिलता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आप गुना कर सकते हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देख सकते हैं किस तरीके से आप स्टेप को बचाकर अपनी कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन सारे अप्रोचेस को भी हम लोग यहां पर सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 80, 60, 39 में जोड़ने पर 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए यहां पर 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, यहां 3 आएगा 36, 11 तिया 33, तो 6 में से 3 गया 3, 0, 30, 11 दूनी 22, 8, 3, 83, 11 सत्ते 77, 77 और 83, तो 77 में 6 जोड़ेंगे 69, 11 छक 66, 66, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 69 में से 66 घटाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। पूछ रहा है कितना जोड़ना। अगर घटाने बोलता तो इस 3 को हम लोग ऑलरेडी क्या कर देते? घटा देते, लेकिन बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 11 है, 11 में से 3 घटाएंगे तो जो नंबर निकल के आएगा 8, वही इस संख्या में जोड़ेंगे 8, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर डिवाइड करते हुए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो इनकम्प्लीट है। यहाँ तो 120 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180, 80 है, 60 है, 50 है, यहाँ का डाटा नहीं दे रखा है, यहाँ का डाटा नहीं दे रखा है। पहले डाटा दे रखा है बिक्री को दर्शाता है, यहाँ तो एंगल भी नहीं है,
तो एंगल की तो कहानी नहीं पता, बिक्री को दर्शाता है। पूछ रहा बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना कौन, बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना कौन। तो बुधवार का तो डाटा ये है 80, केंद्र पर कौन बनाना है, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू, तो जो टोटल होगा 360, यहाँ पे जो टोटल सम आएगा, जो टोटल सम आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, गुना 80 कर देंगे। आप टोटल सम तो नहीं बता सकते क्योंकि ये वाला एरिया का डाटा नहीं दे रखा है, इस वाले एरिया का डाटा नहीं दे रखा। बाकी निकालने का तरीका आपको बता दिए है कि जो टोटल सम होगा ना उसको 360 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सम है वो 360 का एंगल के बराबर होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 360 बटे टोटल सम। तो 80 का पर पूछ रहा है तो गुना 80, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार किया। 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो 8 संख्याओं का सम कितना होगा। तो 19 अठे कितना होता है 152, 19 अठे 152। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा। तो 5 गुना 20 मतलब 100। तो देखिए 8 संख्या में से 5 संख्या घटा देंगे तो निकल के आएगा 52। ये 52 क्या निकल के आया, 3 संख्या का सम। ये क्या है, 3 संख्या का योग 52 है। पूछ रहा उस 3 संख्याओं का औसत, तो संख्या का योग 52 है तो उसका औसत निकालने के लिए उतनी संख्या से क्या करते डिवाइड। तो 52/3 तो 17 तिया 51 मतलब 17 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, पूरा डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 185 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.9 km/h की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करता है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। देखिए एक 185 मीटर लंबी गाड़ी है, ठीक है, जो विपरीत दिशा से, तो मान लेते कि ट्रेन की चाल क्या है x, तो विपरीत दिशा से मतलब एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो दोनों क्या है विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में ट्रेन का स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ट्रेन का स्पीड x है और किसी व्यक्ति की स्पीड है 9.9। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 6 सेकंड। ये 6 इस 18 को काटेगा 3 बार में, ये 5 इसको काटेगा, 5 तिया 15, 3 5 सत्ते 35। इधर हो गया 37 गुना 3, 37 का एक बाकी 2, 3 तिया 9, 10 11, 111 बराबर x प्लस 9.9। तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 111 माइनस 9.9। तो 10 में से 9 गया 111 में से 9 गया तो 101.1 किलोमीटर पर आवर। 101.1 किलोमीटर पर आवर कोई ऑप्शन में नज़र तो नहीं आ रहा है, यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया है, ठीक है। ये 101.1 किलोमीटर पर आवर, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 101.09 किलोमीटर पर आवर का, हाँ या ना। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको पता आरपीएफएसआई का, इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो आप लोग ऐसा काम कीजिए कि आप लोग 3 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का कल आपको सॉल्यूशन करके आना है। मैं उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा कि इस शिफ्ट में आपके टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं। आपको पूरा सेट मार के आना, आपको क्या करना, पूरा सेट लगा के आना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। आंसर की आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम में कंपाइल पीडीएफ डाला गया, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात है, गर्ल्स और बॉयज की संख्या का अनुपात है 1:5। लड़कियों की संख्या 245 है, यानी एक यूनिट का ही वैल्यू 245 है। लड़कों की संख्या 5 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 245, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 245। अब देखिए 245 को हम लोग 250 मानते, तो 250 गुना 5 तो 25 25 125 मतलब 1250। अब देखिए 250 माने था 245, तो 5 ज्यादा माने तो 5 कम मानना पड़ेगा, तो 5 को 5 से कम करेंगे तो 25 25, तो 1250 में से 25 घटाएंगे तो 1225 निकल के आएगा। ओरली कैलकुलेशन होने वाला था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन कल ही देखे थे। सुधा का व्यय है, एक्सपेंडिचर जो है ना उसके सेविंग से 200% अधिक है। तो मान लेते सेविंग 100 है तो एक्सपेंडिचर 200% अधिक हुआ तो कितना हो गया 300। तो इनकम कितना होगा, तो इनकम तो 400 हो जाएगा ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कह रहा व्यय में 6% का कमी किया, तो 300 का 6% कितना होता 18, कमी किया तो 300 में से 18 चला गया तो 282। अब देखिए बचत में 26% का वृद्धि हुआ, तो 100 है 26% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 126। एक्सपेंडिचर हो गया 282, सेविंग हो गया 126, तो सम कितना हो जाएगा इनकम 6 2 8,
8 2 10, 2 और 1 3, 1 4। तो देखिए पहले इनकम 400 था, अब हो गया 408। तो कितने का बढ़ोतरी हुआ? 8 का। कितने पर? 400 पर। तो गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में। पूछ रहा उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2%। अब देखिए इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन निकल के आ रहा था शायद 4% निकल के आ रहा था, कल वाला जो शिफ्ट था, लेकिन वहां पर आंसर दे रखा था 0.04। अब यहां पर भी निकल के आ रहा है 2%, तो इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे 0.02। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, वहां पर भी सेम गलती, यहाँ पर भी सेम गलती, कुछ नहीं करना है। जो डाटा निकल के आ रहा है उसको अगेन वो 100 से डिवाइड कर दे रहा है, अगेन वो क्या कर दे रहा है? 100 से डिवाइड कर दे रहा है। तो 2% को अगर 100 से डिवाइड कीजिएगा तब आपका आंसर 0.02 निकलेगा। बाकी लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है या ऑप्शन में प्रॉब्लम है। सेम टाइप का गलती कल भी रिपीट हुआ था। अब देखिए गलती सुधारा नहीं गया, सेम ही टाइप का गलती बार बार रिपीट हो रहा है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं। फिर सेम क्वेश्चन है, 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में तो आप देख सकते हैं इसी शिफ्ट में 2 बार पूछ दिया। देखिए समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 की स्पीड से और 71 की स्पीड से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 18 से, देखिए प्रत्येक मान लेते एक ट्रेन की लंबाई x है तो दूसरा भी क्या होगा? x। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x, यही डिस्टेंस हो गया। देखिए समांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस। तो 101 में से 71 घटाएंगे तो कितना हो गया? 30। अब ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब इसी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 18 सेकंड। तो ये 18 से 18 क्या हो गया? कट गया। ये 2 इस 30 को काटेगा 15 बार में। तो x/75 बराबर 1, x/75 बराबर 1। तो यहां से x निकल के आएगा 75 मीटर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाएंगे। 25 रुपया पर केजी की कीमत वाली चाय को 22 केजी बेचा गया और 14.5 रुपया प्रति केजी की चीनी, नहीं, 25 रुपया प्रति केजी की 22 केजी चाय में 14.5 प्रति केजी की कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का कीमत 18 रुपया हो जाए? तो देखिए 25 में से 18 घटाएंगे तो 7, 18 में से 14.5 घटाएंगे तो 3.5। रेशियो लेंगे इसका तो 1:2। अब देखिए 25 केजी का केजी चाय है 22 केजी, यानी उसका क्वांटिटी यहाँ पर 1 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 22 केजी। तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 केजी, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 44 केजी। एलिगेशन लगाइए, आसानी से बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो आपको एक बात पता होगा, वही अनुपात सबसे छोटा होगा जहां पर डिफरेंसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां देखिए 29 और 31 डिफरेंस 2 का है तो ये तो सबसे छोटा नंबर होगा नहीं। 24 59, तो 24 से 49, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 मतलब जस्ट डबल से ज्यादा, मतलब नीचे की ओर 1/2 से ज्यादा, 1/2 का ज्यादा। 21 से 52, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 से 10 ज्यादा, 28 42, तो ये तो दोगुना भी नहीं है, नीचे की ओर तो दोगुना भी नहीं है, ये दोनों तो नीचे की ओर दोगुना हो रहा है। तो यहाँ पर है 24/59 और 21/52, तो यहाँ तो नहीं बता सकते कौन बड़ा है। तो ये 24 को इधर 52 से गुना करेंगे और इधर 21 को 59 से गुना करेंगे, जो नंबर छोटा आएगा वही सबसे छोटा अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये इधर आएगा, ये इधर आके गुना होगा तो इधर वाला नंबर छोटा आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 59 पे पावर 0.46 बराबर x, 59 पे पावर 0.21 बराबर y, तो x पे पावर z, x कितना है? 59, तो 59 पे पावर कितना है? 0.46 और उस पर पावर z है तो गुना z। ठीक है, क्योंकि पावर आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। y यहाँ पर 59 पे पावर 0.21 है और गुना करना y पे पावर 5, तो पावर गुना हो जाता है आपस में तो 0.215 से गुना हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो यहाँ 0.46 जेड ये बराबर हो जाएगा 0.21 इंटू 5। डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पर कटेगा तो नहीं, तो जेड बराबर हो गया 21 पचे 5 का 5, 5 दूनी 10, 105/46, 105/46। अब ये 45 दूनी 90, 90 दू 92, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, सॉरी डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, पतंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया और आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है कि रेलवे में इस टाइप का मैथ का प्रश्न पतंग से संबंधित पूछा गया है अभी तक। ठीक है, जहां तक मुझे पता है, उतना तो नहीं पता है लेकिन कंफर्म है कि पतंग से अभी तक शायद क्वेश्चन देखने को नहीं मिला हो, क्योंकि मैंने आपको पता है कि एनटीपीसी के भी मैंने लगभग 40 से 50 शिफ्टों का मैथ का प्रश्न कराया है, ग्रुप डी के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है, तो मुझे पतंग से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिले थे। समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम इस सब से मिला था लेकिन इससे नहीं मिला था। कंफर्म तो नहीं कर सकते लेकिन अभी तक जो कराया उसके आधार पर देखिए पतंग का फिगर क्या होता है। नहीं, ये तो रोटेट करेगा नहीं, इससे बनाना बेकार है। देखिए पतंग का फिगर ये होता है सर, इसके आमने सामने नहीं, अगल बगल का साइड बराबर होता है। अगल बगल का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये साइड बराबर है, और दूसरे के लिए ले लेते हैं, ये साइड और ये साइड बराबर होता है। ठीक है, ये विकर्ण होगा और ये विकर्ण, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते, विभाजित करते। काइट का जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहां पर समझ लीजिए, जो समचतुर्भुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वही पतंग का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो पतंग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब देखिए ये होता कैसे। अब देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल है, ये देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा कलम दूसरा ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जिसका बेस ये डायगोनल होगा। तो इसको अगर हम d1 मान लेते, इसको d1 मान लेते, तो ये टोटल d2 होगा। तो यहां से यहां की दूरी d2/2 हो जाएगा। तो जब दोनों को आपस में ऐड कीजिएगा ना, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इसका एरिया निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे, एक इधर और एक इस वाले पार्ट में और एक इस वाले पार्ट में। तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रूव करवाना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इसे समझा दूंगा। बाकी ऐसा कोई इसका लंबा चौड़ा कहानी नहीं, आसान सा। देखिए इसका एरिया 15 है, तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 बराबर 15। तो यहाँ से d1 इंटू d2 15 गुना 2 मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके विकर्णों का योगफल 11, यानी d1 प्लस d2 कितना दे रखा है, 11। आप देखिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, d1 और d2 का मान निकालना है। तो हम तो सबसे बढ़िया ऑप्शन से चले जाएंगे। तो 30 को ब्रेक करते, 30 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए कि जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 30 हो जाए और उसका समेशन 11 हो जाए। तो 30 को अगर हम 10 और 3 के रूप में करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन तो 30 हो रहा है लेकिन सम 11 नहीं हो रहा। 10 को भी तोड़ देंगे, 5 गुना 2 गुना 3, इसी को आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 और 3 और 2 6, तो 5 और 6 इस दोनों का प्रोडक्ट 30 हो जाएगा और सम देखिए 11 हो जाएगा। मतलब एक डायगोनल 5 होगा, दूसरा 6 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए कल भी ये क्वेश्चन पूछा, ये सेम 19-20 कल भी पूछा गया है। निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% की दर से 9600 रुपये की धनराशि का निवेश किया। ठीक है, n वर्षों के बाद इतना हो गया। तो 9600 से 12,696 मतलब 3,096 रुपया लगभग है, यही है ना। 6 में से 6 गया 0, 12 में से 3,096 रुपया ब्याज दे रहा। तो पहला साल का देखते, तो 9600 पर 15% की दर से, तो 0 0 चला जाएगा, 15 छक 90 का 0, बाकी 9, 15 नमा 135 और 9 144। तो पहला साल ब्याज दिया 1440, दूसरा साल भी ब्याज देगा 1440, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज लेगा तो 1440 का फिर से 15%। तो 1440 का 15% लेंगे तो 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 0 0 कट जाएगा, 15 चौक 60 और 6 66 का 6, बाकी 6 15 और 6 21, सबको ऐड करेंगे 1400 2800 2800 2900, 14 दूनी 28, सबको ऐड कीजिए, 6 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 9 14 14 28 2 30। देखिए समेशन आ गया 30 96, मतलब इसका और इसका सम 3,096 ब्याज आ रहा है। मतलब ये ब्याज कितने साल में हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, यानी n का मान कितना होगा, 2 साल। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन आज मिलाकर 3 बार रिपीट हो गया है और पूरे पेपर का सबसे शानदार प्रश्न। शानदार इसलिए बोल रहे क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन सबसे हार्ड मिल रहा है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन भर भर के मिल रहा है।
एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक है जो अर्धवार्षिक गणना करता है और 9.4% वार्षिक सालाना ब्याज प्रदान करता है। यदि एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 8716 रुपया और 1 जुलाई को 8716 रुपया जमा करता है, तो देखिए अगर वो 1 जनवरी को 8716 रुपया जमा किया तो साल में टोटल कितना बार ब्याज देगा? 2 बार। साल में टोटल कितना बार ब्याज देगा? 2 बार। और फिर से वो 8716 रुपया जमा किया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 महीना होता है, तो उस 6 महीना में वो फिर से कितना बार ब्याज देगा? एक ही बार देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल में 2 बार, साल में 2 बार, हाँ या ना। और रेट क्या हो जाता? आधा। तो रेट यहाँ पे पहले 9.4% है, इसका आधा हो जाएगा अर्धवार्षिक यानी 4.7%। तो डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट का भी तरीका कल बताए थे, ऐसे हम प्रोसेस बता रहे। ठीक है, 8716 रुपया, ठीक है, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक टोटल 1 साल होगा, टोटल 1 साल होगा, मतलब साल में 2 बार ब्याज चुकाएगा। तो 8716 का 8716 का 4.7% जो भी निकल के आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, इंटू 4.7%। ये तो पहला साल ब्याज है। दूसरा साल भी यही ब्याज देगा, लेकिन सीआई है तो फिर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, मतलब 8716 का 4.75%, मतलब इस 4.75% का फिर से 4.7% लेंगे। ये तो 1 जनवरी से 1 जनवरी का। अब एक ब्याज ले रहा है 1 जुलाई को, तो देखिए 1 जुलाई मतलब 8716, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 महीना, 6 महीना मतलब एक बार, यानी 1 साल का सीआई और एसआई क्या होता है? सेम, यानी 8716 का 4.7% ही निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप एक टर्म अच्छे से देखिएगा, मैंने यही कल बताया था। यहाँ पर देखिए 8716 का 4.7% एक बार निकालना, फिर 8716 का 4.7% एक बार निकालना, और यहाँ भी 8716 का 4.7% एक बार निकालना। मतलब 8700 पूछ रहा टोटल ब्याज कितना देगा, तो ये और ये सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 4.7% का 3 बार निकालना है, बटे 100, ये कर लीजिएगा, प्लस उसमें ये वाला डाटा को क्या कर लीजिएगा? ऐड कर लीजिएगा। 8716 का 4.7% का होल स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ही मिलेगा। क्वेश्चन आसान है क्योंकि यहाँ सारा डाटा, ये भी डाटा पूरा का पूरा कैलकुलेटिव है, 4.7% का भी डाटा क्या है? कैलकुलेटिव है। डिवाइड करना रहता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, गुना करना है। तो देखिए कोई लंबा चौड़ा गुना नहीं है, 8716 को 4.7 से गुना करना, मतलब 2 ही डिजिट का कैलकुलेशन है। डिजिट कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ मोबाइल से वीडियो बनाते तो स्क्रीन छोटा होता है, स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में क्या होता है? समस्या होता है। क्योंकि जब 8716 का 47 से गुना कीजिएगा, जो नंबर निकल के आएगा उसको एक बार फिर से 47 से गुना कीजिएगा, तो ये वाला वैल्यू निकल के आएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्ति है, ईसा है और अंशु है। एक व्यवसाय में इतना निवेश किया, वर्ष के अंत में 8800 के कुल भाग में ईसा का हिस्सा 2200 रुपया। ईसा को कितना मिला? 2200। तो अंशु को कितना मिला होगा? टोटल 8800 का लाभ हुआ, 2200 ईसा को दे दिए, तो 6600 रुपया किसको दिए होंगे? अंशु को। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 22 एकम 22, 22 दिया 66, मतलब उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 1:3। अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो जो होगा वही उनके शेयर का रेशियो होगा, तो 1 + 3 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ 49700 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 1 0 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 12,425 रुपया। अंशु ने कितना धन निवेश किया? तो 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 12,425, गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 4 दूनी 8, 12 तिया 36, 36,275 रुपया अंशु ने निवेश किया, ठीक है, कैलकुलेशन गलती हो गया, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, 4 तिया 12 का 2, 12 तिया 36 और 1 37, कैरी ऐड करना भूल गए थे, 37,275 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके लिए एक कंसेप्ट आपको पता होगा कि a-1 पे पावर n बटे a, अगर n ओड संख्या तो यही a उत्तर हो जाएगा। अगर n इवन संख्या है तो इसका उत्तर क्या होगा? 1, मतलब उसका रिमाइंडर कितना होगा? 1। यहाँ पे पूछ रहा है शेषफल निकालना है, तो a-1
पे पावर n बटे a हो, ठीक है। अगर n ओड संख्या मतलब पावर ओड संख्या है तो हमेशा a आएगा, और इवन संख्या है तो 1 आएगा। तो यहां पर देखिए 111, तो 111 को लिख सकते 112 माइनस 1 पे पावर 2024 बटे 112। अब यहाँ पावर देखिए इवन नंबर है, तो इवन नंबर पावर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो 12, 8, 75, 15। तो 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 गुना 3, 8 का फैक्टर कीजिएगा तो 8 को 8 ही रहने देते, 75 का कीजिएगा तो 25 गुना 3, और 15 का कीजिएगा तो 5 गुना 3। तो देखिए ये 5 लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 25 में है ही, और ये 3 एक बार ले ही ले रहे, तो यहाँ यहाँ का लेने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या बच रहा 8, तो एक बार 8 ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 25 है और 8 गुना 3 24 है, तो 25 गुना 24 ही है, इसका एलसीएम होगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 कम कर देंगे तो 600, ऑप्शन नंबर 4। 25 को 24 से गुना कीजिएगा तो 600 ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 2000 रुपये का 6.25% की दर से आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, वहां पर लीप ईयर का ले रहा था, तो वहां पर हर शिफ्ट में आंसर आ रहा था 26 रुपया, और यहाँ पर चूंकि आपका ले रहा है कोई ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पर हर केस में आंसर आ रहा है 25 रुपया हर शिफ्ट में। आरआरबी जेई में भी ये सब क्वेश्चन सेम डाटा पे बार बार रिपीट हुआ। जो देखे होंगे ना आरआरबी जेई के सातों शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन, उनको पता होगा। उसी तरीके से यहां पर भी आप देख रहे होंगे कि डेली एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल होता है इनटू रेट 6.25%। आप देखिए 11 फरवरी से 25 अप्रैल अगर दिन जोड़िएगा तो टोटल 73 दिन निकल के आता है। ये दिन है तो इसको सालाना कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ठीक है। अब ये 73 365 को 5 बार में काटेगा, ये 5 इस 20 को 4 बार में काटेगा, 4 गुना 6.25 25 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आसान है। 50 पुस्तक का एसपी 50 पुस्तक का एसपी 21 पुस्तक के सीपी के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीपी कितना हो गया 50 और एसपी हो गया 21, मतलब 21 का सामान को, सॉरी सीपी हो गया 50, 50 का सामान को 21 पे बेचे, तो लॉस कितने का हो रहा 29 का, कितने पर 50 पर, गुना 100। ये 50 इस 100 को 2 बार में, 29 गुना 2 मतलब 58% का हानि होगा, क्योंकि 50 का सामान को 21 पे बेचा गया, 58% का हानि, ऑप्शन नंबर 4। देखिए रघु ने अपने स्कूल में आयोजित 4 क्रमागत स्लिप टेस्ट में इतना अंक प्राप्त किया, और औसत 30 अंक प्राप्त करना है तो 5वें स्लिप का सम, तो मतलब उस 5वें नंबर, तो मान लेते हैं कि 5वां टेस्ट में उसको मिला x नंबर, तो 34 प्लस 43 प्लस 21 प्लस 28, उस 5वें नंबर का सम होगा प्लस x बराबर औसत अंक मिल रहा 30, 5 क्रमागत स्लिप टेस्ट का औसत अंक 30 है, तो सम कितना होगा 150। इसको जोड़ेंगे 8 1 9 3 12 4 16 का 6, बाकी 1 2 2 4 4 8 9 10 11 और 1 12, 126 प्लस x बराबर 150, तो यहां से x निकल के आएगा 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेमान विक्रेता का दावा है। तो देखिए जब भी डिस होने सेलर का सवाल पूछे तो जो देखिए 1000 ग्राम की जगह 652 ग्राम वजन तोल रहा है, तो कम वाला को इधर लिखना, कम वाला को किधर लिखना इधर, और ज्यादा वाले को इधर लिखना, और जो कम वाला होता है वो सीपी और जो ज्यादा होगा वो एसपी, इधर हम सीपी लिखते हैं इधर एसपी। 652 का सामान को कितना बेचे 1000 पे, तो कितने का फायदा हुआ 348 का, कितने पर 652 पे, गुना 100। अब देखिए ये कैलकुलेशन है, ये सिर्फ क्या है कैलकुलेशन कीजिएगा तो शायद 53.37% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। देखिए समान लंबाई की 2 ट्रेन समान पटरियों पर एक ही दिशा में चलती, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, x है, मान लेते एक ट्रेन की लंबाई दूसरे ट्रेन की भी लंबाई x, तो दोनों का सम हो गया 2x। अब देखिए एक ही दिशा में चल रहा है तो उनका स्पीड क्या होगा, ये भी ट्रेन इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा माइनस करेंगे, 76 में से 67 चला गया तो 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा बराबर 56। ये 9 इस 18 को काटेगा 2 बार में, ठीक है। ये 2 दूनी 4, ये 4 इस 56 को काटेगा 14 बार में, तो x/5 बराबर 14, तो x बराबर होगा 14 गुना 5, 14 गुना 5 मतलब 70 मीटर, मतलब ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 70 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 92 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
देखिए इसमें फिर एरर है, ये सेम यहाँ पाई सब में छोड़ दिया, यहाँ पाई सब में छोड़ दिया, जो पहले शिफ्टों में आरपीएफएसआई का ही सेम, शायद 2 दिसंबर का पहला दूसरा शिफ्ट में भी ये सेम क्वेश्चन बिना पाई लिखे हुए पूछा है। मतलब देख रहे सेम टाइप का एरर बार बार हर ऑप्शन में मिल रहा है। जैसे अभी एक ऊपर में ही एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें शायद डेसिमल वाला जो 2% निकल रहा था, जिसका वैल्यू 0.02 लिखा हुआ था, उसी तरीके से ये शिफ्ट में जो क्वेश्चन नंबर 29 है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हर जगह पाई ऑप्शन में लिखना ही भूल जा रहा है। एक क्वेश्चन था 324 पाई वाला, याद है? एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है ना डेट याद है, लेकिन 324 पाई आंसर आ रहा था, ठीक है, जबकि वहां पर 324 ही खाली लिखा हुआ था। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई। अब देखिए डायमीटर 92 है तो रेडियस कितना होगा 46, 46 का स्क्वायर। आपको पता है 46 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 कम है तो 4 चौक 16, 25 में से 4 कम हो गया 2116, 2116 गुना 4 पाई 2100, क्योंकि पाई भी यहाँ है 2116 गुना 4 पाई, तो गुना करेंगे 16 चौक 64, 21 चौक 84, 8464 पाई। अब देखिए पाई तो कहीं है ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे तो ऑप्शन नंबर 3, लेकिन यहाँ पे पाई भी लिखा होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन एरर है। क्या है? ऑप्शन एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 50 पे पावर -3, 50 पे पावर -3 बटे 50 पे पावर 15 गुना 50 पे पावर -18। अब देखिए +15 एक तो इक्वल के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -15। अब -15 इंटू -3 -18, तो इंटू 50 पे पावर -18। अब देखिए बेस सेम है तो पावर 8 हो जाता है, तो -18 प्लस -18 तो -36, तो 50 पे पावर -36, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए एक 8 अंकी संख्या है जो 8 से विभाजित। देखिए डिविजिबिलिटी का नियम बताए थे, कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होगा जब उसके लास्ट थ्री डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो इसका लास्ट 3 डिजिट है x16, ये 8 से विभाज्य कब होगा? तो पहला केस है, देखिए यहां पर तो बहुत सारा नंबर है, तो ये पहला केस है x बराबर 0, तो x का न्यूनतम मान ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है। दूसरा ऑप्शन सोचेंगे, अगर 1 लेते, अगर हम क्या लेते 1, तो 8 एकम 8, 3 36, 8 का टेबल में 36 आएगा नहीं, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 8 दूनी 16, 21 में से 16 गया 5, 56, 8 सती 56, यानी x का यहाँ पे कितना लेंगे 2, तो ये 216 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है, 8 दूनी 16, 11 में से 6 गया 5, 56, 8 सती 56 कट रहा है, यानी x का जो मिनिमम वैल्यू होगा 0 के अलावा वो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आरआरबी जेई में बार बार पूछा गया, एएलपी में पूछा गया, टेक्नीशियन के शिफ्टों में कुछ देखने को मिले और आरपीएफ में भी हर शिफ्टों में लगभग देखने को मिल रहा है। देखिए 50% बढ़ा रहे, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 बढ़ा रहे, तो 2 का चीज कितना हो जा रहा है 3, और यहाँ पे 3 यूनिट का ही वैल्यू 3960 है, 3 यूनिट का वैल्यू 3960, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 1320। संख्या कितना माने 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1320, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 गुना 1320, तो 13 गुना 2 2640, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि के पास है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका 8:1 है। अब रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि अनुपात 6:5 हो जाए? अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में हम लोग मिला क्या रहे? पानी मिला रहे। जब पानी मिला रहे हैं तो दूध का अनुपात क्या होगा, सॉरी दूध का क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा। यहां पर दूध 8 यूनिट है, यहां पर दूध क्या है 8 यूनिट, यहां पे दूध 6 यूनिट है, तो दूध की क्वांटिटी को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम होता है 24, 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा तो 3, तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 तो 4, तो ये सिर्फ अब पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, कभी भी फ्रैक्शन में एक नंबर में अपने मन से गुना नहीं करते, गुना करना रहता है तो दोनों के साथ, तो 3 8 के साथ गुना हो गया तो 24, और 3 1 के साथ गुना हो गया तो 1, अब 4 6 से गुना हो गया तो 6 चौक 24, 4 5 के साथ गुना हुआ तो 20। अब देखिए बढ़ कितना यूनिट रहा है 17 यूनिट, ठीक है। अब एक बात समझिए, 1458 लीटर दूध था, 1458 लीटर दूध था, उसको बांटा 24:3 के रेशियो में, जहां पे 24 यूनिट मिल्क है, 3 यूनिट पानी है, तो 24 और 3 27 यूनिट, 27 यूनिट का वैल्यू हो गया 1458, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 27, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 1 मिनट, 7 5 35 का 5, 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है, तो 24 5, ठीक है 5
और 10 8 24 27 चौक 108। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया? 54। आपसे पूछ रहा कितना लीटर पानी मिला है। तो पानी कितना लीटर मिला रहे, देखिए पहले 3 यूनिट था, 20 यूनिट हो गया, तो कितना लीटर मिला है? 17 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 54, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 17 गुना 54। यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो 7 गुना 4 28, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नहीं समझ में आता तो 17 को 54 से गुना कर लीजिए, बेसिक सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 34 सेम ही क्वेश्चन है, चलिए इसको अच्छे से करते हैं। वहां पे तो नहीं समझाए थे, पूरा पावर समझाते हैं। ए पे पावर m बटे ए पे पावर n, तो पावर आपस में क्या हो जाता है? घट जाता है, नीचे वाला पावर घट जाता है। और एक और फॉर्मूला होता है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, मतलब पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 30 पे पावर -5 बटे 30 पे पावर 17, तो पावर क्या हो जाएगा? घटेगा। तो यहाँ -5 तो है, और ये 17 ऊपर जाके -17 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 30 पे पावर 20 गुना। अब यहाँ पर देखिए 30 तो है ही है, पर पावर -16। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। कितना होता है? 8। तो 17 -17 -5, तो -22 और -16 सबको ऐड कर दिए, तो 30 पे पावर -22 -16 मतलब -38, 30 पे पावर -38, ऑप्शन नंबर 4। बेहद ही आसान क्वेश्चन, हर शिफ्टों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2/8 3/8 4/8, तो 4 3 7 7 2 9, 9/8 प्लस 3/16 -4, 8 16 का एलसीएम कितना हो गया? 16। 8 दूनी 16, तो 9 दूनी 18। 16 का टेबल में 16 एक बार में, तो 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ 16, यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल में 16, 16 बार में, तो 16 चौक 64। तो 18 और 3 कितना हो गया? 21। 21 में से 64 घटाना बटे 16, तो 21 में से 64 घटाएंगे तो नेगेटिव में नंबर आएगा -43/16। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए यहां पर आपने देखा आरपीएफ एसआई 3 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के आपने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहां पर देखा मैथ के। ठीक है, देखिए मैं आप सभी को फिर से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि एएलपी का एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर के बीच में 15 शिफ्टों में हुआ था। मैंने इस 15 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया। कंप्लीट पेपर मतलब मैथ भी कराया, रीजनिंग भी कराया और जीके भी कराया। उसी तरीके से मैंने आरआरबी जेई का लगभग 9 शिफ्टों में हुआ था एग्जामिनेशन। मैंने उस 9 शिफ्टों में से 7 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, मैथ रीजनिंग और जीके का भी। उसके बाद मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ जो लगभग 23 से 24 शिफ्टों में चला था। उस 24 शिफ्टों में लगभग हमने 16 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। सिर्फ 29 नवंबर और 30 नवंबर का शिफ्ट बचा है, वो भी मैं जल्द ही प्रयास आपका समाप्त करने का करूंगा। इन सारी चीजों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देखिए। जिनको भी रेलवे का एग्जामिनेशन देना है, ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया प्रश्न है और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मैथ का आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आप आरपीएफ एसआई का जो अभी सीरीज लाया है आप उसे अच्छे से कीजिए। वहां पर मैथ के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन समझ रहे हैं ना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप एएलपी का मैथ का देखिएगा तो बेहद ही आसान था। जो डेली देख रहे हैं ना, कम से कम आज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का अभी तक सारे रेलवे के पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन किए। खाली कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप देखे होंगे कि एएलपी के सारे मैथ के प्रश्न आसान थे, जेई का भी मैथ का प्रश्न आसान था। दो ही जेई में कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो एक दो ही क्वेश्चन हार्ड था। फिर अगर हम उसी तरीके से बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैथ का पेपर आसान था। लेकिन आरपीएफ एसआई देखिए पेपर तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन महाप्रचंड वाला है। यहां पर आप बहुत सारे, कम से कम देखिए मैं 35 में से 35 क्वेश्चन को कैलकुलेटिव नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 ऐसे क्वेश्चन है, 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है जहां कैलकुलेशन भर भर के आपको मिलने वाला है। तो देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।